हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन का रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट बुक देखेंगे और 2024 के एडिशनल के लिए है प्रैक्टिस सेट बुक, वो भी हिंदी में देखेंगे। चलिए आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रैक्टिस मॉडल सेट प्रैक्टिस है जो कि 15 है 15। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर ये 15 है जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी में आज के सामान्य ज्ञान की 50% आंसर है जो कि हिंदी में देखेंगे प्रश्नोत्तर आज की इस वीडियो में। चलिए चलते हैं उसका पहला क्वेश्चन पर जो कि 71 नंबर से चालू है। यह सब रीजनिंग और मैथ इसमें दिया गया है, 35 मैथ और 35 रीजनिंग भी है, तो वो सब किसी और वीडियो में देखेंगे। ये रहा सामान्य जानकारी का प्रश्न उत्तर है जो कि 71 नंबर से चालू होता है। पहला क्वेश्चन कहता है महोगनी का पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन दिया है वायोसिप वन यानी मैग्रोव फॉरेस्ट में, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, या पर्वपाती पातिया वन या मोंटाने फॉरेस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है इसका कुछ व्यावसायिक रूप में महत्वपूर्ण वृक्ष है, जैसे आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना। महोगनी अपने स्थायित्व और रंग के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के सामानों के उत्पादक में व्यावसायिक रूप से उपयोगी की जाती है, और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और सदाबहार वन में भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है इसमें किसी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से उचित मापक कौन सा है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है शुद्ध घरेलू उत्पादक, या सकल घरेलू उत्पादक, या प्रति व्यक्ति आय उत्पादक, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका प्रति व्यक्ति आय उत्पादक, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना? ऑप्शन है 7वीं या 5वीं या दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय। तो कौन सा हो जाएगा? इसका 73 नंबर का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका तीसरी पंचवर्षीय, ऑप्शन नंबर 4। तीसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किया था और ये वर्ष 1961 से 66 के दौरान हुई थी। इसकी शुरुआत मुख्यतः अमेरिकी कृषि शास्त्री डॉक्टर नॉरमैन बोरलॉग द्वारा 1963 में भारत में पहली बार उच्च उत्पादक वाले गेहूं की किस्मों का प्रयोग करने बाद हुई थी। इस योजना का परिणाम स्वरूप कृषि पर जोर दिया गया, जिससे गेहूं के उत्पादक में सुधार हुआ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ही नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है प्रधानमंत्री। यह आयोग नीतियों का निर्माण करने वाला एक विचारक मंडल है जो भारत सरकार के लिए सामूहिक दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करते हुए निर्देशात्मक और नीतिगत दोनों सुझाव देता है। नीति आयोग ने 1 जनवरी 1915 को योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया था। पहले योजना आयोग नाम था, उसके बाद 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड,
या सऊदी अरब या लंदन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा। सिंगापुर में स्थित है यह। सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक सुनटेक सिटी मॉल में स्थित है यह फाउंटेन जीवन और संपन्नता का प्रतीक है। यह विश्व के सबसे बड़े फाउंटेन के रूप में सन 1998 से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूटिलिटी या स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? ऑप्शन है हेगेल या बेंथम या जेम्स मिल या लॉक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ब्रिटिश दार्शनिक जेरेमी बेंथम को आधुनिक उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में उपयोगितावाद को प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के सिद्धांत की व्याख्या की थी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? पूछ रहा है क्या है? अच्छा तर्क नहीं है। कथन क्या कहता है? लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है। दूसरा क्या कहता है? लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। तीसरा कहता है लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। केवल 2 जो है ये अच्छा तर्क नहीं है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध, ये अच्छा तर्क नहीं है। बाकी ये दोनों ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल 2 कथन। अगला प्रश्न है सार्वभौम तथा सर्वतंत्र राज्यों के एक सर्वेक्षक संघ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संघ, एकात्मक राज्य या परिसंघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, परिसंघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 परिसंघ या संगठन अन्य राष्ट्रों के संबंध में सामान्य कार्य की पूर्ति के लिए संगठित प्रभुत्व संपन्न राज्य में सर्वेक्षक संघ है। समानता संधि द्वारा निर्मित राज्य परिसंघों की स्थापना मुख्यतः सुरक्षा, विदेशी संबंधों, आंतरिक व्यापार या मुद्रा जैसे संकटकालीन मुद्दों को निपटाने के लिए की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परिसंघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 25 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 84 के 2 व्याख्या करता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए। आरपी अधिनियम 1950 की धारा 36 के 2 के साथ वर्णित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के 2 में विधानसभा के उम्मीदवार के लिए समान प्रावधानों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है या घोषित करता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति करता है आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति करता है। और यह अनुच्छेद 352 के 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या वाह्य आक्रमण के कारण भारत या उनके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा
राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के 3 व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? ऑप्शन है 10, 12, 14 या 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 12 अनुसूची। ऑप्शन नंबर 2, 12 अनुसूची मूलतः संशोधनों द्वारा 4 अन्य अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया था। संविधान में उन अनुसूचियों को सूचीबद्ध किया गया है जो सरकार की नीति और नौकरशाही गतिविधि को श्रेणीबद्ध और तालिकाबद्ध करती है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुसूची 12 है। संविधान में अनुसूची 12 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 18 जो है यह उपाधि का अंत करता है। यह भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 18 उपाधि के उन्मूलन से संबंधित है। यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो भारत का कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या भिवाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर है। मुंबई जो है भारत में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या जूझ रहा है। अग्रणी वायु गुणवत्ता को मापने वाली IQ एयर के अनुसार मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पूछ रहा है गलत कौन सा युग्म है। ऑप्शन है हैन त्यान चीन के थे, या इब्न बतूता मोरक्को का था, या मेगास्थनीज यूनान के था, या फाहियान मलेशिया का था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। गलत युग्म पूछ रहा था, ये फाहियान जो है ये गलत बता रहा। फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। उसने वर्ष 399 के दौरान भारत की यात्रा की थी और वर्ष 414 में अपने देश चीन लौटा था। फाहियान बुद्ध धर्म की उत्पत्ति से संबंधित मूल चिन्हों की खोज के विचार में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार संवाद कौमुदी निम्नलिखित में से किसने शुरू किसने किया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, अरविंदो घोष ने, या रामकृष्ण परमहंस, या देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध में से कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र था और यह एक उल्लेखनीय पूर्व सुधारवाद प्रकाश था जिसने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। यद्यपि क्या कहता है, राजा राम मोहन राय का इस पर स्वामित्व था, लेकिन कौमुदी वास्तव में भवानी चरण बंदोपाध्याय के नाम के साथ प्रकाशित होती थी। बंदोपाध्याय के नाम के साथ प्रकाशित होती थी। चलिए अगला प्रश्न है विजयनगर राजा कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त मल्यद
किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु। किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु भाषा में लिखी गई है। ये आमुक्त मलयाद विजयनगर राजवंश के राजा कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु में रचित एक महाकाव्य है। आमुक्तमाल्यद का शब्दार्थिक अर्थ है जो माला पहनता है और माला प्रदान करता है। इसे एक श्रेष्ठ कृति माना जाता है जो श्रीरंगम में हिंदू भगवान विष्णु और तमिल अलवार कवि और पेरियावलर की पुत्री अंडाल या गौरदेवेथी के विवाह की कहानी का वर्णन करती है। इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है काशी की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? इसका ऑप्शन है मेसोपोटामियस सभ्यता, सिंधु घाटी या फारस या मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला था। नृत्य करती लड़की एक प्रौद्योगिकी प्रागैतिहासिक काल की कांस्य की मूर्ति है जिसका निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। यह मूर्ति लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबा है जो अस्वस्थ स्वाभाविक मुद्रा में खड़ी युवा महिला या लड़की का चित्रण करती है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। राइट आंसर इधर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौतम बुद्ध को प्रकाश एशिया का प्रकाश स्तंभ और प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ की उपाधि उन्हें महान इतिहासकार एडवर्ड अर्नोल्ड द्वारा दी गई थी। उनका जन्म कपिलवस्तु के राजा परिवार में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध या प्रबुद्ध व्यक्ति की उपाधि की प्राप्त की थी। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर, समदाब रेखा या समताप रेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा देशांतर रेखा। भूगोल में देशांतर रेखा से तात्पर्य काल्पनिक रेखाएं से है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के द्वारा ग्लोब को द्विभाजित करती है। उनमें से एक रेखा जो उधर ऊर्ध्वाधर जाती है, अक्षांश रेखाएं के सम्मुख जो क्षैतिज की ओर जाती है, भूमध्य रेखा के समांतर होती है। रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है सामान्य देशांतर रेखाएं के साथ बिंदु को जोड़ती हैं। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा देशांतर रेखा। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आयनांत को देखा जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 5 अगस्त या 18 जुलाई या 18 दिसंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का दिन। तो इसका कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 18 जुलाई का दिन। ऑप्शन नंबर 21 जून क्या होता है? उत्तर अयनांत वर्ष का सबसे लंबा दिन जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होती है। यह तब घटित होता है जब सूर्य प्रत्यक्ष रूप से कर्क रेखा के ऊपर या 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है। इसके विपरीत जब उत्तरी गोलार्ध में रात लंबी होती है या दक्षिणी अयनांत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में 21, 22 या 23 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक रहता है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, पूछ रहा। युग्म क्या है देखिए, 49वां समांतर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा था, या 38वां समांतर चीन उत्तर कोरिया था। सही पूछ रहा है, इसमें से कौन सा सही है। तो डुरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत तथा श्रीलंका। इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो सही हो जाएगा इसका, सही इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 49वां जो है समांतर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा, सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये 49वां समांतर का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कनाडा की सीमाओं के अनौपचारिक नाम के रूप में किया जाता है, जिसे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश की समांतर रेखा द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह कनाडा के प्रांतों, विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा या सस्केचुअन और मैनिटोबा उत्तरी में, और अमेरिकी राज्य वाशिंगटन, इडाहो, मोंटाना, उत्तरी डाकोटा और मिनेसोटा दक्षिण में के मध्य सीमा का निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 49वां समांतर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, तटीय क्षेत्रों के निकट डैश के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाती है। तो आ जाएगा थल समीर के कारण, समुद्र समीर के कारण, थल और समुद्र समीर दोनों के कारण, या तटों पर कम आबादी के कारण। किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 थल समीर के कारण होता है। स्थल समीर एक तटीय समीर है जो रात्रि में भूमि यानी स्थल से महासागर की ओर बहती है। स्थल से महासागर की ओर बहती है। स्थल और महासागर की ओर शीतलन दरों में अंतर के कारण ऐसा होते हैं। यह रात्रि में भूमि का तापमान कम कर देती है। दिन के दौरान समुद्री समीर का प्रभाव समान रूप से संतुलित रहता है। इस प्रकार दिन के दौरान स्थल समीर और समुद्री समीर दोनों होते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, थल समीर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है मिस्ट्रल, या चिनूक, या लू, या हरमटन। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चिनूक जो है ऑप्शन नंबर 2। चिनूक हवाओं को बर्फ भक्षी हवा के रूप में जाना जाता है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ बहने वाली ये गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं। चिनूक जो है गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं, जो कि रॉकी पर्वत के श्रेणी से पूर्वी ढाल के साथ बहती हैं, जो लंबे शीत ऋतु के बाद राहत प्रदान करती है। गर्म हवाएं शीत ऋतु की बर्फ को पिघलाती है और सुखाती है। गर्म हवा के कारण बर्फ को पिघलाता है और सुखा देता है, जिससे सर्दी के दौरान पशुओं को चराना संभव हो जाता है। चिनूक गर्म मौसम के साथ संबंधित है। यह प्रेरीज क्षेत्र में वर्षा नहीं करता है। चलिए चिनूक क्या है, गर्म और शुष्क हवा है, जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ बहती है। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी एक उपरांतरिक डैश है। ऑप्शन है जड़, तना, पंक्तियाँ या फल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही नंबर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये तना। हल्दी के पौधे की पहचान इसकी 2 विशिष्ट विशेषताएं हैं, गांठदार जड़ और पत्तियां जो ऊपर की ओर सीधी होती हैं। हल्दी का पेड़ का ये पहचान है।
जड़ होगा गांठदार और पत्ती होगी जो ऊपर की ओर सीधी होती है तथा जड़ से निकले मोटे तनों से की जाती है। वास्तव में हल्दी की जड़ एक गूदेदार आयताकार कंद है जो प्रत्येक सिरे पर पतली होती है। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 तना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति या लायनकाय या हरित लवक या सूत्रकनिका। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सूत्रकनिका। ऑप्शन नंबर 4। पादप कोशिका और जीव कोशिका दोनों में कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। समानतः इसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफाइटेट या एटीपी के प्रयोजित रूपों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें डीऑक्साइडो न्यूक्लिक एसिड डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, यानी डीएनए होती है। इस प्रकार यह जनक में संतान में आनुवंशिक विशेषताएं के संरचना संचरण के मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सूत्रकनिका। चलिए अगला प्रश्न है, किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर या सुल्तान कलाम या सुल्तान आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा। अगले साल 31 जनवरी 2024 को निवर्तमान राजा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। वह सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह की जगह लेंगे, जो 2019 में सिंहासन पर बैठे थे और 2024 में खत्म हो जाए। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? सबसे लंबी हड्डी पूछ रहा मानव शरीर का। तो ऑप्शन है बाही की कलाई, छाती की, जांघ की या कंधे की। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जांघ की। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फीमर, उसे जांघ की हड्डी क्या कहते हैं? फीमर। जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसकी औसत लंबाई 19.9 यानी 19.9 इंच होती है। फीमर जांघ की एकमात्र हड्डी है। लंबाई की दृष्टि से इसके बाद टीबिया या अंतर्जघिका और वाहिजघिका निचले पैर का स्थान आता है, जिसकी लंबाई क्रमशः 16.9 या इंच और 15.9 इंच होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना या संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमना या रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो इसका क्या है? काम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन श्वेत रक्त कोशिका यानी WBCS प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं जो संक्रमण रोगों और बाहरी आक्रमणों से शरीर की रक्षा करने में संलग्न होती है। इन्हें श्वेताणु भी कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिका रक्त और लसिका तंत्र सहित पूरे शरीर में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न अगला 99 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है 99 नंबर, पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है फाइलोटैक्सी या फोटोटैक्सी या फाइटोटैक्सी या लियानोटैक्सी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फाइलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, फाइलोटैक्सी।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न करता है, जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहा जाता है जड़ता के नियम को। जड़ तत्व के नियम भी इसे कहा जाता है, जड़ता नियम यानी जड़ तत्व के नियम से भी कहा जाता है। समान दिशा में समान गति के रूप के साथ विश्राम की अवस्था वाली वस्तु विश्राम की अवस्था में और गति करने वाली वस्तु की अवस्था में रहती है, इसे जड़ तत्व का नियम भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2026 तक, या 25 को, या 2026 को, या 2024 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2024 को करेगा, यानी इसी साल का। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या ऊष्मीय ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकरों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन है पास्कल का नियम, या आर्किमिडीज का नियम, या न्यूटन का नियम, या बॉयल का नियम। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, इसे पास्कल का नियम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है रणजीत कुमार सिंह, अखिलेश शर्मा, या राजीव कुमार, या अरिंदम बागची। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, या रैम। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर को एक डिजिटल के रूप में स्कैन करिएगा किसी भी चीज़ को, रोशनी संवेदनशील यंत्र से उसे छवि के रूप में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 3। प्रिंटर में देखिएगा एक लाइट जब चलता है स्कैन करने वक्त एक लाइट चलती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व समानता अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, या सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। सही आंसर हो जाएगा राइट क्वेश्चन नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्ठी रिएक्टर में मॉडल रिएक्टर की तरह उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, या बोरॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है? ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल
मरियोटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो एक है यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को भी मयोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? ऑप्शन है जैविक उर्वरक या अजैविक उर्वरक या जहरीला तत्व या मिट्टी का प्रकार। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? यह है ऑप्शन नंबर जैविक उर्वरक, जिसे वर्मी कल्चर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर एक। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधों को डैश कहा जाता है? ऑप्शन है लवणोद्भिद या मरुद्भिद या आतपोद्भिद या मृतजीवी। इसका सही आंसर आ जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मरुद्भिद, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या की पठार अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन है जन्म दर तथा मृत्यु दर के बराबर हो, या जन्म दर और मृत्यु दर के बराबर ना हो, जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, या मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाए तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व के क्षमता निर्माण वृद्धि के लिए योजना डैश में शुरू की गई है? ऑप्शन है नागौर राजस्थान, रांची झारखंड, पटना बिहार या लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रांची बिहार में किया गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 रांची यानी झारखंड, रांची झारखंड में चालू किया गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है एलेक्जेंडर, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स या बिल गेट्स या माइकल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, चार्ल्स बेबेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म सही कौन सा है? तो ऑप्शन है स्नूकर क्यू या गोल्फ पोल या राग्बी बल्ला या स्क्वैश जाली। सही पूछ रहा है कौन सा युग्म है, तो सही युग्म है एक, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही ऑप्शन है, स्नूकर क्यू, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। त्यौहार और राज दिया है और मिलान करने के लिए कह रहा है, तो यह हो जाएगा, इसका देखिए एक का हो जाएगा डी। ओनाम त्यौहार जो है वो केरल में होता है, एक वार्षिक हिंदू उत्सव है। और कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो स्थानीय लोगों को शास्त्रीय नृत्य है। अब पोंगल जो है यह हो जाएगा, पोंगल जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा, जो कि फसल की कटाई का उत्सव है, सूर्य को समर्पित किया जाता है। और ये गुड़ी पड़वा है, यह महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, जो कि बसंत के समय में मनाया जाता है। तो इस के अनुसार इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सही आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का डैश भाग होता है? ऑप्शन है आधा, 2/3 या 6वां या 10वां। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम के सदन के कुल के 10वां भाग होना चाहिए, तब जाके बैठक हो सकती है। और यह अनुच्छेद 103 के अंतर्गत कोरम के अनुसार वर्णित किया गया है उसमें। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर डैश की आत्मकथा है? ऑप्शन है पी
चिदंबरम या जसवंत सिंह या शरद पवार या ऑप्शन है एल के अंडवाणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा शरद पवार। चलिए अगला प्रश्न है, नेताजी यानी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था में डैश संस्था में स्थित है। नेता सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा डैश संस्था में स्थित है। कहाँ? दिल्ली, पटियाला, देहरादून या कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पटियाला यानी दिल्ली, सॉरी दिल्ली कहते हैं पंजाब, पटियाला यानी पंजाब। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 का जीता है? ठीक है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन या न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, या न्यूजीलैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये लास्ट प्रश्न, टोटल हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। सामान्य ज्ञान कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। फिर से मिलते हैं एक नया वीडियो में, अगला बार लाएंगे सेट नंबर 16, और ये किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर था, मॉडल सेट प्रैक्टिस था।